वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछे गए सी सेट मैथ्स के कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। ये इस सीरीज की 9वीं क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 8 वीडियोस कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास यूपी पीसीएस के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ अन्य सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले जरूरी सूचना यह है कि अगर आपने यूपी पीसीएस 2025 को टारगेट किया है तो उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन प्री प्लस मेंस का इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन आप कर सकते हैं टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करके, जिसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रश्नों पर। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया आज की क्लास का, यदि बहुपद x के पावर 6 के 2 गुणनखंड x - 1 और x + 1 है तो फिर इसके अन्य गुणनखंड होंगे। यह प्रश्न पूरी तरीके से फार्मूला आधारित है। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप प्रश्न को तुरंत बना पाएंगे, और फार्मूला नहीं याद होगा तब आप फंस जाएंगे और प्रश्न आपसे नहीं बनेगा। देखिए फार्मूला कुछ इस प्रकार है, x के पावर 6 को आप ये लिख लीजिए x² का होल स्क्वायर, और जो -1 दिख रहा है इसको आप यहाँ पे क्यूब करेंगे तब पावर 6 बनेगा, और जो -1 है आप इसको लिखिए a² और इसका पावर 3 कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, a³ - b³। आप इसको इस हिसाब से ओपन कर सकते हैं, एक कोष्ठक में a - b मतलब x² - 1 ये एक कोष्ठक में हो जाएगा, और दूसरे कोष्ठक में क्या हो जाएगा a² + b² + ab होता है, तो a² मतलब x के पावर 4, b² अगर आप लिखेंगे तो 1 लिखेंगे, और ab का मतलब हो जाएगा x²। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसे ओपन कीजिए x² - 1, आप इसे आराम से ऐसे सोच सकते हैं x² और -1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक कोष्ठक में x + 1 और दूसरे में x - 1। अब यहाँ पे देखिए x + 1 और x - 1 ये तो दिया है ना, यही इसके 2 गुणनखंड हो गए। अब ये जो है इसको आपको फार्मूले में ओपन करना है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा, सीधा सीधा फार्मूला याद रखिएगा, एक कोष्ठक में x² + x और +1 ये हो जाएगा, और दूसरे कोष्ठक में x² + 1 और -x ये हो जाएगा। अब ऐसा विकल्प कहाँ पर दिख रहा है, देखिए x² + 1 ये नहीं है, x² + 1 ये भी नहीं है, x² - x + 1 और x² + x + 1 विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। तो कितना आसान प्रश्न था, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ये डिटेल में बताया गया, इस वजह से आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि बड़ा प्रश्न है, लेकिन फार्मूला याद होता तो आप देखते ही तुरंत इसको टिक कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 82 यहाँ पर दिया, एक आयताकार खेत की लंबाई 112 मीटर और चौड़ाई 62 मीटर है। 6 मीटर किनारे का एक घनाकार टैंक खेत के चारों कोनों पर खोदे गए और जो मिट्टी निकली उसी खेत के बचे समतल पर बिछा दिया गया, तो खेत के स्तर में कितना बढ़त हुआ है। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। देखिए आपके पास एक खेत है, ये खेत मान लीजिए हम बना लेते हैं, इसकी साइड्स बता रखी। देखिए यहाँ पर अगर साइड्स की बात करेंगे तो 112 मीटर क्या है इसकी लंबाई है, और यहाँ पर बताया जा रहा है चौड़ाई है 62 मीटर। अब खेत के चारों कोनों पर घनाभाकार गड्ढा खोदा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये पहला कोना रहा, यहाँ पर ऐसे एक गड्ढा खोदेगा घनाभाकार, इसको अलग कलर के पेन से बनाते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। रुकिए कलर यहाँ से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 कोने, जैसे एक कोना यहाँ पर ये क्या बन रहा है, चलिए ये देखिए यहाँ पे एक गड्ढा खोदा गया ये 6 मीटर का, यहाँ पर दूसरा गड्ढा खोदा गया 6 मीटर का, यहाँ पर तीसरा गड्ढा खोदा गया 6 मीटर का, और यहाँ पर चौथा गड्ढा खोदा गया 6 मीटर का। देखिए घनाभाकार है मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। अब इन गड्ढों से जो मिट्टी निकली, जैसे इसको खोदेंगे तो इससे मिट्टी निकलेगी, निकली हुई मिट्टी को ऐसे समान रूप से फैला दिया जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान देना, जब मिट्टी फैलाएंगे तो मिट्टी गड्ढे में वापस थोड़े ना डालेंगे, मिट्टी ऐसे इधर फैलाएंगे गड्ढे को छोड़ करके। तो पूछा गया कि कितना लेवल इसका बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि इन गड्ढों से कितनी मिट्टी निकलेगी, तो मिट्टी निकलेगी घन के आयतन के समान, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे 6 का क्यूब, ये आयतन हो जाएगा। और कितने गड्ढे हैं, 4 गड्ढे हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4। अब बटे क्यों, या फिर आप ऐसे समझिए ये जो आयतन है ये बराबर होगा जो मिट्टी फैलाई जा रही है। अब मिट्टी कहाँ कहाँ फैलाई जा रही है, देखिए 112 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा, तो आप लिखेंगे 112 × 62।
यहाँ मिट्टी फैलाई जा रही। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है। क्या ध्यान देने योग्य बात है? माइनस, क्या इस गड्ढे में वापस से मिट्टी डालेंगे? नहीं डालेंगे। तो 6 छक्का 36 होता है, तो 36 वर्ग फुट मिट्टी नहीं डालेंगे। और कितने गड्ढे हैं? गड्ढे हैं 4, तो इस वजह से 4 लिखेंगे और बराबर में ऊंचाई आ जाएगा। ये पता है क्या है? ये जो इक्वेशन लिखा गया वन लाइनर में, ये कुछ नहीं है, निकली हुई मिट्टी का आयतन बराबर फैलाई गई है मिट्टी का आयतन। देखिए निकली हुई मिट्टी कितनी हो जाएगी? 6 क्यूब और गुणे 4 हो जाएगा, क्योंकि 6 क्यूब ये गड्ढा है, एक गड्ढा और 4 गड्ढे, और इससे जो मिट्टी फैलाई जा रही है ये कहाँ फैलाई जाएगी? देखिए ये जो समतल है इसी पर फैलाया जाएगा, तो 112 गुणे 62 इतना फैलाया जाएगा, लेकिन माइनस इसमें 4 गड्ढों पर नहीं फैलाया जा रहा है, तो 36 गुणे 4, और ये देखिए ये इसका क्षेत्रफल हो गया और ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो आयतन बन जाएगा। ये आयतन और ये भी आयतन। अब ये इधर गुणा इधर आएगा, भाग हो जाएगा। बस अब यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट दिख रहा है इसी को आपको सॉल्व करना है। इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर इन सबको मैं इरेज करके थोड़ा सा इसको एक लाइन में लिखता हूँ ताकि आराम से इसको सॉल्व किया जा सके। देखिए कलर भी वापस रेड ही रख लेते हैं, ये अच्छा दिखेगा आपको। आप आराम से लिख लेंगे H इज इक्वल टू आपका जो बनेगा 6 का क्यूब गुणे 4 और बटे में 112 गुणे 62 और माइनस में 36 गुणे 4। ये बस इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो 112 गुणे 62, अब ये गुणा कराना है तो 112 में अब 62 का गुणा करा दीजिएगा। जब गुणा कराएंगे तो 224 आ जाएगा, 2 से गुणा होने पे 112 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 672। अब इसे हल करते हैं, 4 4 7 2 9 और 6, और माइनस इसमें से क्या करना है? 36 में 4 का गुणा कराएंगे तो 36 चौका 144 हो जाएगा, 144 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका 0 0 8 6800 बचेगा। अब देखिए H इज इक्वल टू यहाँ पर आप लिखेंगे 216, क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है, गुणे 4 और बटे में 6800। अब इसको काट दीजिएगा, काटेंगे 4 से तो यहाँ पे 1700 आ जाएगा। अब H बराबर 216, ये क्या है? ये मीटर है, और यहाँ पे सभी आंसर सेंटीमीटर में दिए, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, गुणे 100 और बटे में 1700। 2 0 से 2 0 कट गया, 216 में 17 का भाग देना है, 17 से भाग दे देंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए 17 दहा में 170 होता है। अब 17 ग्रह में अगर आप देखेंगे तो 187, 17 बरह में ये हो जाएगा लगभग 204। अब देखिए 204, ये 216 दिया है, मतलब ये 12 के आसपास, 12.5 के आसपास आंसर बनेगा, जो कि विकल्प सी है, तो यही इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न टेक्निकल था, ये इतना आसान प्रश्न नहीं है, लेकिन ध्यान से अगर आप समझेंगे तो बड़े आसानी से कर पाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है, एक धातु के ठोस गोले को त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इसे 4 मिमी के व्यास में कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? देखिए ऐसे एक गोला है, इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। अब इसको क्या किया जा रहा है? इसको तार बनाया जा रहा है। तार मतलब ऐसा बनाया जा रहा है, तार बेलनाकार होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। जितना मेटल यहाँ पर होगा उतना ही मेटल यहाँ पर होगा, तो आप लिखेंगे गोले का आयतन और बराबर तार का आयतन, तो आराम से फार्मूला बन जाएगा। गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, ये बराबर हो जाएगा तार का आयतन पाई r² h। ठीक, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे गोले का आयतन, गोले की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर, तो 4/3 और गुणे में 3 का क्यूब 27 और बराबर में, अब देखिए यहाँ पे व्यास दिया है 4 मिलीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 2 मिलीमीटर, तो लिखेंगे 2, ये मिलीमीटर है, मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो मिलीमीटर को जब सेंटीमीटर में बदला जाएगा तो यहाँ पर आप आराम से लिख लेंगे बटे 10, है ना। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि r², तो लिखेंगे 2/10 और h आपको चाहिए। अब जो कट रहा है काट दीजिए, देखिए 4 से 4 कट गया, ये 2 दूना 4 से 4 कट गया, 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 9 आ गया। 9 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में देखिए यहाँ पर ये 100 हो जाएगा, तो 900 सेंटीमीटर हो जाएगा। 900 सेंटीमीटर का मतलब है 9 मीटर, विकल्प बी उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 84 यहाँ पर दिए कि 17 अभ्यर्थी किसी परीक्षा में सम्मिलित हुए, जो अभ्यर्थी असफल हुए उनके प्राप्तांक यहाँ पर दिए, तो सभी 17 अभ्यर्थियों की माध्यिका होगी। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, माध्यिका निकालने के लिए जितना भी डेटा होता है सबसे पहले उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, फिर उसके बाद मिड पॉइंट को देखते हैं। देखिए यहाँ पर 17 लोग हैं, तो 17 और 1 18 और बटे में 2, यहाँ पे 9वां जो पॉइंट होगा वही आंसर आएगा। अब जितने लोग फेल हुए हैं उनका डेटा दिया, अब जो पास होंगे ना उनका नंबर 100% इससे ज़्यादा होगा। देखिए फेल कितने लोग हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग फेल हो गए। तो अब आगे के जो मतलब होंगे वो सब पास हो जाएंगे। जब पास हो जाएंगे तो यहाँ पे 7 लोग पास हुए, तो 7 लोगों का नंबर तो इनसे ज़्यादा ही होगा। 8वां ये 10 वाला हो गया, 9वां ये हो गया, तो इसकी माध्यिका है 9, विकल्प सी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, एक वायुयान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से उड़ा
और इसे 1500 किमी दूरी अपने गंतव्य तक पर समय पर पहुंचने के लिए अपनी निर्धारित गति 250 किमी बढ़ानी पड़ती है। तो निर्धारित गति है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, वायुयान है, आधे घंटे देर से उड़ा और जहां उसे जाना है ना वहां पहुंचने के लिए 250 किमी की चाल बढ़ानी पड़ी। तो बताओ क्या हो जाएगा, इसमें फार्मूला लगेगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए दूरी कितनी है 1500। अब यहाँ पर जहाज की दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि अगर जहाज अपने सामान्य समय से चलता तो पहुंच जाता। जैसे आप लिखेंगे डिस्टेंस 1500 हो गया, स्पीड है x, अगर इस स्पीड से चलता तो टाइम से पहुंच जाता। लेकिन क्या हुआ, अब इसने ना 250 चाल बढ़ा दिया। अब माइनस कर दीजिएगा 1500 में से x माइनस 250, और जब इसने ये कर दिया तो फिर पता है क्या हो गया, ये आधे घंटे पहले ही पहुंच गया, क्योंकि जो आधा घंटा लेट से उड़ा था वही तो इसने कवर किया है। अब इस इक्वेशन को, इसको थोड़ा साइड्स में लिखते हैं ताकि आराम से देखें। देखिए 1500 बटे एक्स, ये सामान्य समय है, सामान्य चाल है, माइनस 1500 बटे एक्स प्लस 250, और ये बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। देखिए ये जो आधा घंटा है ये चाल बढ़ाने पर ही तो बढ़ा है। जैसे आप ऐसे समझे ना, आप आधा घंटा लेट से चले हैं और टाइम से पहुंच गए, इसका मतलब आपने आधे घंटे की बचत की है, तो यही आधा घंटा है। अब इसको चाहे तो आप हल करिए, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए या फिर वैल्यू पुटिंग देखिए। अब वैल्यू पुटिंग आसान हो जाएगा, द्विघात समीकरण बनाएंगे तो हल करना मुश्किल होगा। एक्स की वैल्यू 500 रख के देखो, अगर 500 रखेंगे तो 1500 बटे 500 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 500 में 250 जोड़ेंगे तो 750, 3 माइनस 2 बराबर 1/2, बराबर है नहीं है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। अगला प्रश्न यहाँ पर अगला दिया 600, 600 रख के देखो। अगर आप 600 रख के देखेंगे तो यहाँ पर ये आएगा 2.5, और माइनस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1500 में ये जोड़ेंगे तो 850 हो जाएगा, ये भी नहीं दिख रहा है, सीधा सीधा एलिमिनेट हो गया। 750 रख के चेक करते हैं, देखिए 750 1500 बटे 750 2 आ जाएगा, माइनस 1500 और बटे में 1000 तो 1.5 आ जाएगा, बराबर 0.5, और 0.5 को ही आधा कहते हैं, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये जो निर्धारित गति है इतनी है, और अगर सामान्य बढ़ी हुई गति पूछ लेता तो इसमें 250 और जोड़ देते। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया 86, जब किसी बहुपद को px को इससे और इससे भाग किया जाता है तो शेषफल 5 और 7 बचता है, तो क्या बचेगा जब इसको इससे विभाजित किया जाए। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए ना तो समझिए आप ऐसे प्रश्नों को चंद सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि एक बहुपद है, इसको जब भाग किया जा रहा है इससे तो शेषफल 5 बच रहा है। मतलब देखिए जो बहुपद px है इसको किसी से भाग किया गया, मान लीजिए जब भाग करेंगे तो भागफल कुछ आएगा। यहाँ पर भाग किया, भागफल हम मान लेते हैं qx हो गया, qx भागफल है, और यहाँ पर भाग किया जा रहा है x माइनस 1 से, और शेष कितना बच रहा है +5 बच रहा है। ठीक, पहला कंडीशन देखिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, मतलब ये आपका भागफल है। अब फिर जब px को भाग किया जा रहा है तो यहाँ पर भागफल qx मान लीजिएगा, और यहाँ पर ये आ रहा है x माइनस 2 और प्लस में 7, ये दो कंडीशन हो गए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब पूछा जा रहा है कि जब px को हम भाग करेंगे x माइनस 1 और x प्लस 2 से तो फिर भाग शेषफल क्या आएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये इन दोनों को देखेंगे तो ये क्या है, द्विघात समीकरण, और जब कभी भी द्विघात समीकरण में भाग किया जाता है तो शेषफल हमेशा क्या बनता है, रैखिक समीकरण बनता है। तो यहाँ पर अगर आप भाग करेंगे तो शेषफल हमेशा रैखिक समीकरण बनेगा। तो रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax प्लस b, ये मानक रूप होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ax प्लस b अगर इसका मानक रूप होता है तो इस कंडीशन में देखेंगे रैखिक समीकरण में यहाँ पे शेषफल 5 बन रहा है, तो आप सीधा सीधा रख सकते हैं कि जो एक बार मतलब इसकी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे आप ऐसे मान लीजिएगा x की वैल्यू अगर हम 1 प्लेस करके चले तो a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दूसरे कंडीशन में आप यहाँ पर देखिए, अगर इसको देखेंगे तो ये आपका x माइनस 2 है, मतलब यहाँ पे x के स्थान पे अगर 2 प्लेस करेंगे, ये x के स्थान पे 1 ऐसे मिला है क्योंकि देखिए ये यहाँ पे x माइनस 1 है तो 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस 2 है तो इधर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2a प्लस b बराबर कितना आ जाएगा, 7। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करना है, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 2 और b की वैल्यू मिल जाएगी 3। आप इसे हल करके चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे मिला, क्योंकि 3a इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे आपका ये a बराबर 2 मिल जाएगा, और जोड़ेंगे तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी रखनी है, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 2 रखना है तो 2a, और b की वैल्यू 3 रखना है तो +3। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा विकल्प 2। अच्छा यहाँ पे x है ना, 2x
+3 विकल्प 4। इस प्रश्न को थोड़ा फिर से समझिएगा अगर आपको नहीं समझ में। देखिए इसमें नियम ये चलता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको लिखे। तो देखिए आपने लिखा पी एक्स इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट भी ऐसे समझिए, आप लिख सकते हैं x -1 और प्लस में कितना है, प्लस में 5, और जो दूसरा पी एक्स है आपने यहाँ पे भागफल को नहीं लिखा है, x -2 प्लस में 7 है, ठीक। ये रैखिक समीकरण। अब यहाँ पे जब पी एक्स को दोनों से भाग किया जाएगा, x -1 से और x -2 से, तो शेषफल क्या आएगा ये बता रहे। एक चीज ध्यान दीजिए, ये एक रैखिक है, ये भी रैखिक है, दोनों का गुणा होगा तो द्विघात बन जाएगा, और द्विघात में जब भाग किया जाता है तो हमेशा रैखिक समीकरण आता है। तो रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax + b। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब आप इसको देखेंगे तो x -1 है, तो माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एक बार x की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो आप आराम से लिख पाएंगे a + b और यहाँ पे बराबर में 5, ये हो गया। आगे देखिए, फिर इसमें x की वैल्यू जब 2 प्लेस करेंगे तो 2a + b बराबर में 7 हो गया। इसको हल किया हमने, a बराबर 2 मिल गया, b बराबर 3 मिल गया, तो a के स्थान पे 2 रख दीजिए, 2x हो गया, और b के स्थान पर 3 रख दीजिए, यहीं से उत्तर निकल के आया है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 है, तो x और y का मान आपको बताना है, यहाँ पे और रहेगा और y का मान बताना है। ये भी प्रश्न बड़ा ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा फार्मूले पर काम करना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि इसका जो माध्यक है ये 28.5 है और कुल बारंबारता 60 है, मतलब ये 60 हो जाएगा, यहाँ पे 60 आ गया। अब इसको देखिए, जब संचयी बारंबारता इसकी निकालेंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये x हो जाएगा, यहाँ पर x + 5 मिलेगा, यहाँ पर 25 + x हो जाएगा, 25 और 15 40 प्लस यहाँ पर 40 रहेगा, 40 + x मिलेगा, यहाँ पर 40 + x + y हो जाएगा, और यहाँ पर 45 + x + y, इतना बन जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये ओवरऑल 60 है, तो x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x + y की वैल्यू 15 आ जाएगी, ये चीज़ हो गया। अब इसमें फार्मूला सीधा सीधा आप लगा देंगे कि जो मीडियन होता है इसका फार्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में रहेगा n/2 माइनस CF/F और इनटू में H। अब देखिए यहाँ पे आपको इस फार्मूले का एनालिसिस करना है और इस प्रश्न का आंसर निकालना है, तो इसका उत्तर क्या बनेगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये फार्मूला यूज़ करने नहीं आता तो आप चैनल पर जाइएगा, आपको स्टैटिस्टिक्स की क्लास मिल जाएगी, आप उसे पूरा देख करके सीख सकते हैं। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल यहाँ पर दिया प्रश्न संख्या 88, इसमें आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का मान बता रहे। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, सबसे पहले आप नंबर को ढूंढो, 7 चौका 28, ठीक है, मिल गया। 3 15 3 45 मिल गया। देखिए 5 दूना 10, 10 आपको नंबर मिलना चाहिए, सिर्फ एक ही विकल्प है जिसमें 10 नंबर है, तो आराम से आप इसे टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया प्रश्न संख्या 89 कि किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,000 की धनराशि 2 वर्ष में इतना हो जाएगी, आपको ब्याज दर बताना। देखिए 12,000 की 1200 है, 12,000 में बोल रहा हूँ, 1200 की धनराशि है, ये हो जा रहा है 1348.32, और अब ये 2 वर्ष में, तो इसको पहले काट लेते हैं। अगर 12 से काटेंगे सीधा सीधा तो 100 आ जाएगा, फिर 12 से काटेंगे 12 1 का 12, 1 बचा, 12 1 का 12, 2 बचा, 12 दूना 24, 12 3 36 और 12 6 72, इतना आ जाएगा। इसका वर्गमूल कर दीजिए, क्योंकि 2 है तो वर्गमूल करेंगे, 3 होता तो घनमूल करते, यहाँ पर 10 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना बनेगा 10.6 हो जाएगा, आप इसे चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सरल करते हैं, तो आप 10 धाम में 100 मान लीजिए, और 10 ये 106 हो जाएगा, 6% का ब्याज मिला है, विकल्प सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 यहाँ पर दिया है, और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि एक परीक्षा में 30 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का वितरण निम्नलिखित है, आपको इसमें माध्यिका इसका बहुलक बताना है। तो बहुलक निकालने के लिए भी वही, आप इसमें बहुलक वर्ग ढूंढेंगे, बहुलक वर्ग आपका 7 हो जाएगा। देखिए ये रहा बहुलक वर्ग, आप इसको हमेशा f मतलब 1 या फिर जो भी आपको मानना है, अगर इसको 1 मानेंगे तो पीछे 0 हो जाएगा, ये f2 हो जाएगा, और इसमें फार्मूला लगाकर इसे हल कर लेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स के जो प्रश्न रहे इनका उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज की क्लास रही जिसमें 10 प्रश्नों का हम लोगों ने डिस्कशन किया। इस प्रकार की वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहेगी, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।